Hi students. So we were discussing and we already started the topic of vaccination or vaccine and immunization. So we'll continue. So vaccines, what are vaccines? I have already discussed with you and given overview. So let us just start with that. तो वैक्सीन क्या होता है? See, vaccine is actually, first of all, let us understand the definition. Let us know what is the definition of vaccine, then we will discuss in detail. Vaccine is suspension of attenuated or inactivated pathogens or antigenic protein of pathogen which is taken orally or injected to provide immunity for that pathogen. That is called vaccine. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो बेसिकली जो पैथोजन है उसी का ही जो एटीन्यूएटेड या मतलब इनएक्टिवेटेड वर्जन, एटीन्यूएटेड मतलब हाफ किल्ड, उसको हम ट्रीट करते हैं, मतलब देयर आर डिफरेंट वेज टू ट्रीट इट, तो उसको हम क्या करते हैं, वीक कर देते हैं. ठीक है, वी कैन मेक इट हाफ किल्ड. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको वीक करते हैं. ठीक है, या तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली किल्ड, या उसको हम बिल्कुल भी इनएक्टिव कर देते हैं. उसके बाद हम जो ह्यूमन बॉडी में है उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं. ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जो बेसिकली जो एंटीजेनिक प्रोटीन है और पर्टिकुलर पैथोजन का, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, पेशेंट मतलब ह्यूमन बॉडी में उसको इंजेक्ट कर देते हैं. तो ऑल दिस केसेस व्हाट हैपेंस, the body will actually respond to this antigen or this pathogen and the antigen of the pathogen, and it will create antibody, and now those antibody will be stored inside our memory cell. Okay, so next time when this pathogen attacks us, so automatically we already have ready-made antibodies and which protect us. तो होता क्या है कि इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम पर्टिकुलर किसी पैथोजन का, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए पोलियो. तो पोलियो जो वायरस है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम या तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं. पोलियो वायरस इज आप टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल. उसमें क्या करेंगे, हम वायरस को वीक कर देंगे. पहले हम वायरस को क्या करेंगे, वायरस को वीक करेंगे, उसके बाद हम जो है ह्यूमन बॉडी में उसको अंदर उसमें हम इंट्रोड्यूस कर देंगे. उससे क्या होगा कि द बॉडी विल गेट मोर चांस और मोर टाइम टू क्रिएट एंटीबॉडीज, एंड बिकॉज द वायरस इज वेरी वीक सो इट कैन नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली. इससे हमें फायदा क्या हो जाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम को टाइम ज्यादा मिल जाएगा और जो एंटीबॉडी है वो बन जाएगा. अब इससे फायदा क्या है, हमने अभी डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में कि वी हैव मेमोरी सेल, है ना. तो जो मेमोरी सेल होता है वो क्या करेगा, इट विल कीप दैट इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी. सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर द सेम वायरस अटैक्स अस, अगर वो सेम वायरस हमारे बॉडी में, वो सेम पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो हमारे पास हमारे मेमोरी सेल में, इम्यून सिस्टम में उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडी रहता है. और हमने देखा था कि जो सेकेंड टाइम जो मतलब अटैक होता है, या सेकेंड टाइम कोई पैथोजन अगर हमारे बॉडी में आता है, तो जो एंटीबॉडी बनने का जो रेट है वो बहुत फास्ट होता है, जो रिस्पांस होता है दैट इज वेरी फास्ट. दैट आल्सो वी हैव डिस्कस्ड, एंड ऑटोमेटिकली वी आर सेफ फ्रॉम दैट डिजीज और दैट पैथोजन, बिकॉज जितना जल्दी रिस्पांस होगा उतना जल्दी क्या होगा, आपका जो पैथोजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन और वैक्सीन, राइट. सो द सेम थिंग इट इज गिवन हियर ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी राइट नाउ. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी यूज करते हैं. देखो, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और द वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम. तो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसी के ऊपर बेस्ड है ये वैक्सीनेशन. हम करते क्या है, हम एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस
द एंटीबॉडी एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग। तो एक बार जब एंटीबॉडी स्टोर हो जाता है, बन जाता है और वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी वो सेम पैथोजन अगर बॉडी में आ गया तो उसके अगेंस्ट में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करता है। सो एक्चुअली व्हाट वी डू, क्या प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन का? वैक्सीन कोई ड्रग्स नहीं है। वैक्सीन इज बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आवर इम्यूनिटी। तो हमारा इम्यूनिटी कैसे काम करता है हमने डिस्कस किया था ना। So the principle of the immunity of the vaccination is based on the property of the immune system, where the vaccines also generate memory B and T cell and that recognize the pathogen quickly. So vaccine को हम यूज करके क्या करते हैं, B जो सेल है, ये T सेल, मेमोरी B सेल और जो T सेल है उसको हम हमारे इम्यून सिस्टम में डेवलप कर लेते हैं। इससे जब नेक्स्ट टाइम जब सेकेंड अटैक होता है या सेकेंड टाइम वो सेम पैथोजन हमारे बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स करता है और एंटीबॉडी बहुत जल्दी बन जाता है। इससे हमें क्या होगा, हमें सिक्योरिटी जो है प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन। ठीक है, तो आप मुझे बोलोगे सर कोई एक किसी भी एक वैक्सीन को अगर हम हमारे बॉडी में डाल ले तो हम मींस नाउ वी कैन इम्यून फ्रॉम ऑल द अदर डिजीजेस? नो, द वैक्सीन्स आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अगेंस्ट See, the vaccines are very very particular for a particular disease. ठीक है, और हमने ये भी देखा है कि हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बनता है वो भी बहुत पर्टिकुलर होता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए या पैथोजन के लिए हमारे बॉडी के पास अलग अलग तरह का एंटीबॉडीज डेवलप होगा और वो सारे मेमोरी जो सेल है उसमें स्टोर रहता है। इसका मतलब है कि एक वैक्सीन से हमारे बॉडी में या हम एक वैक्सीन से सारे जो पैथोजन से उससे हम अपने आप को सेफ गार्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब है हमें अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग वैक्सीन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है छोटा सा वैक्सीन, मतलब हमारे मतलब इम्यून सिस्टम का हमारा इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है और हम उसको यूज कैसे करते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। हम अपने इम्यून सिस्टम का जो प्रिंसिपल है उसी को यूज करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं कैसे, वो आप देखिए। जैसे आपने you have already studied in the animal kingdom about these snakes and all, and you also know there are two types of snake, one is poisonous, another one is non poisonous। अब जो poisonous snakes होता है उसमें क्या होता है, poisonous snakes में क्या होता है, they have venom। तो उनमें क्या होता है, venom होता है। venom क्या है, you know, it is a poison and there are different types of poison secreted by means the venoms are also different types in case of the different types of snakes। तो venom क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जाके it is actually destroying, it actually have different types of effect and it depends on the type of venom it is। न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है या जो आपके हाईली पॉइजनस जो वेनम होते हैं। So ऐसे ही poisonous snake से if it bites the human being will die within 15 or 30 minutes। ठीक है, so अभी हम क्या करते हैं snake bite से बचने के लिए, what we do, you know, see what we do normally we inject। अगर मान लीजिए कि किसी भी स्नेक ने पॉइजनस स्नेक ने किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर दिया तो हम उसे बचा कैसे सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम एंटी वेनम यूज करते हैं, है ना। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर हाउ वी गेट द एंटी वेनम। ओके, अभी एंटी वेनम हमें कहां मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि बेसिकली जो वेनम है उसका बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी जो है ये हम बेसिकली यूज करते हैं हॉर्स के बॉडी में, हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और हॉर्स के बॉडी में हम जब इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज द क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, द हॉर्स बॉडी विल एक्चुअली generate antibodies against these venoms। ओके, तो हम हॉर्स के बॉडी में अगर किसी पर्टिकुलर एक स्नेक का वेनम बहुत ही कम क्वांटिटी में इंजेक्ट करते हैं तो हॉर्स का बॉडी क्या करेगा, हॉर्स का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इट विल जनरेट एंटी वेनम
or antibodies against that particular venom. And then what we do, we collect this venom, okay, collect this antivenom or antibodies from the blood serum of the horse. ठीक है, तो हॉर्स की जो ब्लड सीरम से हम क्या करेंगे, वो एंटीबॉडीज को कलेक्ट करेंगे एंड देन वी यूज इट एज एन एंटीवेनम. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन. दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन. ठीक है, समझ आया आपको? इसमें हम क्या करते हैं, हम अलग अलग स्नेक के वेनम को लेके हम हॉर्स के बॉडी में डालते हैं. जैसे मान लो कोबरा है, उसके बाद आपके दूसरे जो पॉइजनस स्नेक्स हैं जैसे रैटल स्नेक है या आपके वाइपर है, तो ये जो सारे जो स्पिट वाइपर जिसको हम बोलते हैं वाइपर है, तो ये जो सारे पॉइजनस जो स्नेक्स हैं इनकी वेनम को हम क्या करते हैं, स्नेक से कलेक्ट करते हैं. उसके बाद हम हॉर्स के बॉडी में इसको इंजेक्ट कर देते हैं स्मॉल क्वांटिटी. उसके बाद हॉर्स क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है. तो फिर हम वो एंटीबॉडी जो है उसको हम हॉर्स के ब्लड सीरम से अलग कर लेते हैं और उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, उसको हम स्टोर कर लेते हैं. ठीक है, और उसी को बोलते हैं हम एंटीवेनम. और जब भी किसी पेशेंट को किसी एक पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर स्नेक ने अगर बाइट किया है तो हम वो एंटीवेनम उसको बॉडी में हम इंजेक्ट कर देते हैं, तो बॉडी जो पेशेंट है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बच जाता है. इसी को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन. ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल. नेक्स्ट, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेस. वैक्सीनेशन क्या है और इम्यूनाइजेशन क्या है, दो अलग अलग प्रोसेस होता है. ठीक है, वैक्सीनेशन इज ओनली रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन और टॉक्सॉइड, while immunization is the process by which the body produces antibodies against the vaccine. तो दोनों में एक फर्क होता है. जैसा जो हमें पढ़ा है ना, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन. वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन को, या जैसे हमने देखा कि वेनम जो है उसका जो एंटीबॉडी बना के, मतलब एंटीवेनम, इसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट को. तो पेशेंट में या ह्यूमन बॉडी में जब इंट्रोड्यूस करते हैं हम पैथोजेंस को, वीकेंड पैथोजेंस को या वैक्सीन को, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इट विल रिस्पॉन्स एंड इट विल एक्चुअली form the antibodies which help us to protect, right, or which help us to become immune against certain diseases or certain types of pathogens. ठीक है, तो ये इम्यूनाइजेशन मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन करने के बाद, वैक्सीन हमारे बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है हमारे बॉडी में, उसी को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन. ठीक है, तो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस. मतलब वैक्सीन मतलब जब हम किसी पैथोजन को, वीकेंड पैथोजन को हमारे बॉडी में डालते हैं, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन. और जब उसके रिस्पांस में हमारे बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी डेवलप करता है, उसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन. ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, अभी आपने टॉक्सॉइड भी देखा, मैंने बताया, तो टॉक्सॉइड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि टॉक्सॉइड क्या होता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. देखो, टॉक्साइड क्या होता है, इट्स अ मॉडिफाइड बैक्टीरियल टॉक्सिन that has been made non-toxic but retains the capacity to stimulate the formation of antitoxin. तो हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है, वो एंटीबॉडीज भी बनाता है, और साथ में अगर मान लीजिए कोई भी टॉक्सिन हमारे बॉडी में आता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीटॉक्सिन भी बनाता है. ठीक है, तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में अगर आ गया या फिर इन्फेक्ट हमें कर दिया, तो क्या होगा, तो वो जो टॉक्सिन है, बिकॉज ऑफ दैट टॉक्सिन इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल, लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एंड इट कैन कॉज लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, राइट. सो वी नीड टू न्यूट्रलाइज दैट टॉक्सिन. सो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू न्यूट्रलाइज दिस टाइप ऑफ टॉक्सिन. ठीक है, तो ऐसे टॉक्सिन्स कुछ होते हैं जो कि हमारे बॉडी में अगर सडनली अगर उसको हमने हमारे बॉडी में वो आ गया, तो इट कैन कॉज, इट कैन बी फेटल, जिससे हमें हमारे इंसान की जान भी जा सकती. तो इसीलिए जैसे कि हम क्या करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं जो पैथोजन है जो कि डिजीज कॉज करता है, उसके उस
पर्टिकुलर पैथोजन का हम वैक्सीन बनाते हैं। इससे क्या करते हैं, हम उसको हमारे बॉडी में उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं और उसको बोलते हैं वैक्सीन। इससे क्या होता है, हमारा बॉडी जो है इम्यून सिस्टम डेवलप करता है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन। बिल्कुल उसी तरह जो बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होता है कुछ, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, और उसको क्या कर देते हैं, मॉडिफाई करके उसको नॉन टॉक्सिक कर देते हैं। क्योंकि टॉक्सिन जो है, अगर वो टॉक्सिक उसका नेचर है, अगर हम उसी टॉक्सिन को हम किसी पेशेंट के बॉडी में या इंसान के बॉडी में हम उसको इंजेक्ट कर देंगे तो इट विल हैव द सेम इफेक्ट, ठीक है ना। तो हम उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको नॉन टॉक्सिक कर देते हैं, टॉक्सिसिटी उसका हम खत्म कर देते हैं। लेकिन उसका जो कैपेसिटी है, बेसिक जो उसका जो कैपेसिटी है, उसको हम मेंटेन करते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उस टॉक्सिन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर सके और एंटी टॉक्सिन्स बना ले। इससे क्या होगा, जब एक बार एंटी टॉक्सिन बन जाएगा हमारे बॉडी में उसके उस टॉक्सॉइड के रिस्पॉन्स में, तो वो क्या होगा, मेमोरी सेल में स्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी वो सेम टॉक्सिन हमारे बॉडी में बाई चांस आया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को, our body can safeguard ourselves from that particular toxin because already we have the memory। इस तरह के प्रोसेस में इस तरह से अगर हम जब किसी टॉक्सिन को, मतलब टॉक्सॉइड जिसको हम बोलते हैं, मतलब टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करके नॉन टॉक्सिक करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं हम, जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं टॉक्सॉइड, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे वैक्सीन्स जो है वो कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है। सो वैक्सीन्स क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, टॉक्सॉइड्स क्या है, हमने वो डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स और वैक्सीन्स आर देयर। See, there are several basic types of vaccines are there. Some vaccines are we are discussing here, which are more important. Number one, attenuated or whole agent vaccine. ये क्या होता है? See, this attenuated or whole agent vaccine is actually used in like living but attenuated or weakened microbes. तो इसमें हम एक्चुअली करते क्या है, सो आपको सुन के थोड़ा यू कैन फील अ लिटिल वियर्ड सम टाइम आल्सो, लाइक वी आर एक्चुअली इंजेक्टिंग द डिजीज कॉजिंग पैथोजन, दैट पर्टिकुलर माइक्रोब्स। मान लीजिए अगर जिस वैक्सीन हम बना रहे हैं, तो वैक्सीन हम क्या करते हैं, एक्चुअली वो पर्टिकुलर जो पैथोजन है, वो डिजीज जो कॉज करता है, उसी पर्टिकुलर पैथोजन को ही हम अपने बॉडी में डालते हैं। लेकिन किस तरह से डालते हैं, वी मेक इट वीक। उसको हम क्या करते हैं, बिफोर वी inject it into our body, we just weakened it, or we can just attenuated का मतलब होता है वीक कर देना, मतलब कमजोर कर देना, या हाफ किल्ड जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। देन वी इंजेक्ट इट इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या है, सी एग्जांपल्स ऑफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स आर सैबिन पोलियो virus or vaccine, Sabin polio vaccine, and those used against measles. Now mumps and rubella, then the widely used vaccine against the tuberculosis, and certain of the newly introduced orally administered typhoid vaccine contain attenuated bacteria। तो सुनने में थोड़ा खराब भी लगता है, शायद थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक्चुअली हम जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है या पर्टिकुलर जो वायरस है, उसी को वीक करके हम अपने बॉडी में डाल देते हैं, इंजेक्ट करके या ओरली, दोनों तरीका होता है। या तो ओरली हम इसको बॉडी में देते हैं या तो इंजेक्ट करके देते हैं, ठीक है। तो अगर हाफ किल्ड पैथोजन को हम अगर अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको हम बोलते हैं एटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप होगा। सेकेंड टाइप क्या है, इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन। इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ इनएक्टिवेटेड होल एजेंट वैक्सीन वी यूज माइक्रोब्स दैट हैव बीन किल्ड। अब हम क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स को हम अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं उसको कंप्लीटली किल कर देते हैं, उसे कंप्लीटली मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। सो नाउ देखो, एक है हाफ किल, दूसरा होता है कंप्लीटली किल। तो उसको कंप्लीटली किल करके हम उसके बाद हम अपने बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एंड देन आवर बॉडी एक्चुअली रिस्पॉन्ड्स
and we actually get immunizing. We actually get immune against that particular pathogen. Okay. So inactivated virus vaccine uses in human include those against rabies, then influenza and polio. ये सब एग्जाम्पल्स है जो कि एटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीन है, जिसमें हम पूरा जो पैथोजन है उसको कंप्लीटली किल करके फिर हम बॉडी इंसान के बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं. Now, inactivated bacterial vaccine include those for pneumococcal pneumonia, then cholera, then pertussis मतलब होता है whooping cough and typhoid. ठीक है. So these are the other examples of the inactivated whole agent vaccine. ठीक है. Next. Next is toxoid. Toxoid हमने अभी डिस्कस किया था. See, these are toxoid. These are actually what? Inactivated toxins and are vaccines directed at the toxin produced by the pathogen. ठीक है. Example क्या है? The vaccines against tetanus and diphtheria. These are the examples. Okay. So that is also one type. Now third हो गया. Fourth, सब यूनिट वैक्सीन. ये क्या होता है? इट्स ओनली यूज दोज एंटीजन फ्रैगमेंट्स ऑफ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट बेस्ट स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स. तो अब इसमें क्या है ना, पूरा जो माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको यूज नहीं करते हम, बेसिकली उसके जो एंटीजेनिक पार्ट है, एंटीजेनिक फ्रैगमेंट्स है, हम उसी को यूज करते हैं, विच इज एक्चुअली इनफ टू स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम. दैट्स ऑल. तो हम क्या करते हैं ना, माइक्रोब्स के उस एंटीजेनिक फ्रैगमेंट पार्ट को हम उसको सेपरेट कर लेते हैं और उसी को हम एज अ वैक्सीन यूज करते हैं, ताकि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उस एंटीजन के खिलाफ या अगेंस्ट दैट एंटीजन आवर बॉडी और इम्यून सिस्टम विल generate the antibody. Okay, and simultaneously what we have a protect we can develop the immune again. We simultaneously or automatically will get immune against that particular microorganism. Okay, तो अगर हम ऐसा करते हैं, बेसिकली जो एंटीजेनिक पार्ट्स है, फ्रैगमेंट्स है, उसी को यूज करते हैं किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म को, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एंटायर और होल माइक्रोऑर्गेनिज्म, तो उसको हम बोलते हैं सब यूनिट वैक्सीन. ठीक है. तो सब यूनिट वैक्सीन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक्स. ये बनाते हैं हम कैसे हैं? बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक्स. एंड इसका मतलब क्या होता है कि दैट अदर माइक्रोब्स आर प्रोग्राम्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड एंटीजेनिक फ्रैक्शंस एंड दीज आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन. ठीक है. इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी बोल सकते हैं. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? द वैक्सीन अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी वायरस कंसिस्ट ऑफ अ पोर्शन ऑफ वायरल प्रोटीन कोट that is produced by a genetically modified yeast. Okay. Next, number 5 or 5th type, that is your conjugated vaccine. Now, conjugated vaccine have been developed in recent years. Okay. To deal with the poor immune response of children. बेसिकली कॉन्जुगेटेड जो वैक्सीन हम यूज करते हैं, जो मतलब इसको डेवलप हम कर रहे हैं, रिसेंटली इसको डेवलप किया गया है हम लोगों ने. अभी क्यों किया इसको? बेसिकली टू एड्रेस द इशू ऑफ द चिल्ड्रन हु आर हैविंग लेस और पुअर इम्यून रिस्पॉन्स, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है या बहुत ही स्लोली रिस्पॉन्स करता है, उनके लिए, उन बच्चों के लिए. Now the polysaccharides are combined with proteins. तो होता क्या है? पॉलीसैकेराइड जो है वो प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं, and this approach has led to the very successful vaccine for Haemophilus influenza type B, which gives
सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने क्या देखा, एग्जाम्पल इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, दिस इज एग्जाम्पल एंड दिस इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। सो बेसिकली हमने क्या कर दिया है, पॉलीसैकेराइड जो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड्स है, वी एक्चुअली combined with the protein, so that's why it is called conjugated vaccine and it is used to it treat certain diseases like Haemophilus influenza type B in case of the children who are having poor immune response. ठीक है, the next type is nucleic acid vaccine or DNA vaccines. Now these are among the newest and the most promising vaccine, although we have not yet not yet resulted in a commercial vaccine for human. तो ये जो वैक्सीन है ये अभी तक we are actually working on this and this is the most advanced one and it is not available commercially for the human right now. ये अभी भी it is in a developing stage. This type of vaccines are actually in a developing stage where we are trying to work on the DNA or at the nucleic acid level. So अभी ये बहुत न्यू है, बहुत ही नया है और इसके ऊपर अभी काम चल रहा है. So we are doing research on this, but till now we don't have practically we don't have any of these type of vaccine. Okay, so work is going on. So this is the latest type of vaccine what we are developing now. Okay, now next. Apart from the vaccines type what we have discussed, the vaccines can also be discussed and it can be also be classified under the following categories. पहला क्या है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन. जैसे हम देखते हैं ना कि हम बोलते हैं ना कि 3G, 2G, 4G, अभी तो 5G भी आने वाला है ना. तो ये सब क्या है, these are nothing but these are the technology advancement with the generation. जो पहला वाला आया था उसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड वाला जो टेक्नोलॉजी है उसे बोलते हैं सेकंड जनरेशन, फिर तीसरा जो टेक्नोलॉजी आया उसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन. बिल्कुल वैसे ही वैक्सीन में जो पहले प्रोड्यूस्ड हुए थे, फर्स्ट जो शुरू में जो वैक्सीन आए थे उसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन. ठीक है, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेंशनल मेथड. ठीक है, कन्वेंशनल मेथड से हमने इसको बनाया था बेसिकली. एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, देन साल्स, पोलियो वैक्सीन एक्सेट्रा. Then second generation vaccine क्या है, second generation vaccine these are prepared with the help of genetic engineering technique and vaccines against hepatitis B, herpes, influenza and rabies. Second generation में क्या कर रहे हैं, हमने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स है हमने उसको भी यूज किया है और हमने डेवलप किया है जो भी वैक्सीन है उसको. एग्जाम्पल क्या है सेकंड जनरेशन वैक्सीन का, हेपेटाइटिस बी है, देन हार्पीस है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है एक्सेट्रा. देन थर्ड जनरेशन वैक्सीन, सी these are synthetic vaccines which are under trial. अभी जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है जैसे हमने अभी डिस्कस किया ना, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन, ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन में आता है. मतलब अभी ये सब ट्रायल में है, हमने अभी इसके ऊपर हम इसको अभी भी क्या कह सकते हैं, वी हैव not used it or we're not able to use it commercially till now. It is in a development stage or developing state. Example क्या है, वैक्सीन अगेंस्ट द मलेरिया, लेप्रोसी, हेपेटाइटिस सी, एड्स, डेंटल देन केरीज एक्सेट्रा. ठीक है, Now we talk about certain disorders which are related with the immune system. ठीक है, so immune system के जो disorders हैं बेसिक हम उसके बारे में बात करेंगे. What are the different types of disorders you can see in case of immune system. पहला है allergies. ठीक है, तो allergy क्या है बेसिकली, see the allergy is hypersensitiveness of a person to some foreign substances coming in contact with the or entering the body. So allergies क्या होता है basically, these are hypersensitivity or hypersensitiveness of a person to some particular foreign substance
वो कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए होता है ना, हम जैसे देखते हैं ना, सम पीपल आर एलर्जिक टू डस्ट, some people are allergic to certain chemicals or some substance. Okay, anything means it depends on the patient that which is the particular agent which is actually cause allergic reaction into inside the particular patient's body. ठीक है, तो एलर्जी क्या है वो तो हमें पता चल गया. एलर्जी इज अ hypersensitiveness of a person to some foreign substances which come in contact with their or contact for entering the body. Now allergens मतलब the substances that cause the allergic reaction. ठीक है, मतलब जो substances allergic reaction cause करेंगे उसे हम बोलते हैं allergens. ठीक है, so example है dust है, pollen grains है, then mold है, spores है, fabrics है, lipsticks है, nail है, sorry nail paints है, then feathers, then fur, bacteria, foods, cold, sunlight, and many things are there. Many allergic agents are there. ठीक है. Next is symptoms. क्या होता है symptoms? See, the symptoms that result from an allergy may be of different kinds, but mostly it affects the skin and mucous membrane. The symptoms of allergic reaction include sneezing, watery eyes, running nose, and difficulty in breathing. तो बेसिकली जो एलर्जिक रिएक्शन है वो नॉर्मली तो पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन बेसिकली जो एलर्जिक रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट जो जो कॉमन सिम्टम्स है वो आपके क्या क्या हैं, लाइक स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सो दिस आर द कॉमन एग्जांपल्स और कॉमन सिम्टम्स. ठीक है. नाउ अभी एलर्जी जो होता है ना, ये मतलब क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे. देखिए अब जो एलर्जी जो है और ये जो रिस्पॉन्स है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम का, बेसिकली जो आईजीई टाइप जो एंटीबॉडीज है, ओके, एंड केमिकल्स लाइक हिस्टामिन और सेरोटोनिन फ्रॉम द मसल, तो ये इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. फर्स्ट क्या होता है कि IgE antibodies are produced in response to an antigen. Okay, now coat mast cells and basophils. The allergic tendency is genetically passed from parent to the child, and it is characterized by the presence of large quantities of IgE antibodies in the blood. तो एंटीबॉडी जो आईजीई टाइप है, अगर ये किसी के बॉडी में कितना है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, उसके हिसाब से उसका जो सेंसिटिवनेस, हाइपर सेंसिटिविटी उसी से होता है. और ये क्या है ना, ये हेरिडिटी होता है, मतलब ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ये ट्रांसफर हो जाता है. और किसी के ब्लड में मतलब आईजीई टाइप जो एंटीबॉडीज है उसकी उसका क्या क्वांटिटी है, उसका नंबर क्या है, उसको हम देख के भी पता कर सकते हैं कि इनको हाइपर सेंसिटिविटी है या नहीं है. अगर ज्यादा होगा तो हाइपर सेंसिटिविटी होगा. ठीक है. सो दीज एंटीबॉडीज आर कॉल्ड sensitizing antibodies to distinguish them from more common IgG antibodies. ठीक है. तो अगर IgE टाइप जो एंटीबॉडी है वो हमारे बॉडी में ज्यादा रहेगा, सो chances are there that it will be more hypersensitive. So just let me give an example. Some people they are having dust allergy, they also are having allergy from the dust. ठीक है. तो ये जो एलर्जी जो डस्ट होगा, अगर ये उनके बॉडी में चला जाएगा तो इट विल स्टार्ट and it will actually stimulate the hypersensitivity of the particular person. So they will start to respond, and actually they will show the allergic symptoms immediately, right? Now I will just show you a diagram so it will be more clear to you. So just let's
Yeah, I will show you a diagram. Yes, I got it now. So you can see this is the this is IgE type of antibodies which are produced in response to an antigen, hoot mast cell and basophil. तो आप देख सकते हो जो IgE है वो आप देख सकते हो इट इज अटैच्ड एंड विद द मस्ट सेल्स। तो IgE जो है वो मस्ट सेल के साथ अटैच रहेगा। तो ये जो एंटीबॉडीज है ये क्या करता है एंटीजन को बहुत के साथ वो बाइंड कर लेता है बहुत जल्दी फटाफट। इससे क्या होगा जो अंदर में देखो नॉर्मली क्या होता है हमारी बॉडी में जो मस्ट सेल्स होते हैं मस्ट सेल्स जो है इसके अंदर जो हिस्टामिन जो मतलब जो है वो उसी के अंदर प्रेजेंट रहता है हमेशा। ठीक है। तो जो मस्ट सेल्स है या बेसोफिल सेल्स है उसके अंदर हमेशा क्या रहता है हिस्टामिन रहता है विच एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक्स एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन हमने अभी बात किया था ना। तो ये जो हिस्टामिन है वो एक्चुअली रहता कहाँ पे है ये बेसोफिल या जो मस्ट सेल्स होते हैं उसके अंदर रहता है। और हमने क्या देखा कि जिसके बॉडी में IgE टाइप के जो एंटीबॉडी वो ज्यादा होंगे उनको ये ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस है। वैसा क्यों? क्योंकि it is having more affinity towards the antigen, so antigens will come and bind with this IgE which is present on the surface of the mast cell। ठीक है। सो पहला बार तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा बट in the second time when the exposure happens, so normally what happens, this antigen will go and bind and when it the moment it bind, so the mast cell get rupture and all the histamine will come out। ठीक है। तो जब हिस्टामिन बाहर आ जाएगा सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इट विल स्टार्ट द एलर्जिक रिएक्शन एंड इट विल शो द सिम्टम्स। तो हिस्टामिन इज द is responsible for the allergic reaction in our body। Okay, so this is the basic diagram to make you understand, so I hope it is clear। Next example, we'll discuss certain example like example of these allergies are hay fever, then asthma, then anaphylaxis जिसको हम एनाफाइलेटिक शॉक भी बोलते हैं। हे फीवर क्या होता है ना जब हम पोलन ग्रेन को अननोइंगली इनहेल कर देते हैं ना, so in that our immune system is respond and become like hypersensitive, so that is called hay fever। So it is the form of allergy due to the pollen grains, okay, and it is characterized by inflammation of the membrane lining of nose and sometimes of the conjunctiva। ठीक है। So this is the hay fever, the example of the allergies। Second is asthma। See, in case of asthma, the tissue surrounding the bronchioles of the lungs swells up and compress the bronchioles। Okay, so what happened, the tissue surrounding the bronchioles of the lungs swells up and compress the bronchioles, so that is causing this asthma। ठीक है। तो जो टिश्यू है ब्रोंकियोल्स के आसपास तो वो क्या हो जाता है वो स्वेल हो जाता है। इससे क्या होगा जो ब्रोंकियोल्स होगा वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। अगर ब्रोंकियोल्स कॉम्प्रेस हो जाएगा सो इट विल कॉज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, राइट, and that is also one type of allergic reaction। ठीक है। next is anaphylactic shocks or anaphylaxis or phylaxis। see, it is an allergic reaction involving all the tissues of the body and occurs in a few minutes after the injection of an antigen and such as penicillin। तो कभी कभी क्या करते हैं ना हम जब हमारे बॉडी में कभी कभी क्या होता है हम जब डॉक्टर्स या किसी कारण कोई पर्टिकुलर एंटीजन हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसमें उस समय क्या होता है इन दैट रिस्पॉन्स ऑफ दैट इंजेक्शन, सो द एलर्जिक रिएक्शंस कैन बी सीन इन आवर बॉडी टिश्यू, ओके, एंड most of the part of the body tissue for few minutes, and that is called anaphylactic shock or
file access. Okay, and this reaction is very it is very serious. Okay, so these are the examples of the allergic reaction or allergies. The next we need to discuss, that is autoimmunity. Okay, autoimmune. So we are discussing the disorders in immune system. So next we will discuss autoimmune disorders. So autoimmune disorder क्या होता है? See, if the immune system fails to recognize the self from the non-self and start to destroying the body's own proteins. देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी में हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इट बिकम कंफ्यूज एंड इट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ सेल और एंटीजन. As a result, it will produce and it will try to kill that particular antigen, right? इसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी. माने हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे जो सेल्फ और नॉन सेल्फ जो हमारे जो एंटीजन है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है और इससे क्या है, उसको अटैक करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. इसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी. मतलब अपने ही इम्यून सिस्टम अपने ही खिलाफ जब काम करने लग जाए तो हम उसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी. या उस डिजीज का नाम हम बेसिकली क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. Now basically these autoimmune disorders can cause because of two reasons, maybe genetic factors and environmental factors. ठीक है, तो अगर हम ऑटो इम्यूनिटी को अगर डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ द इम्यून सिस्टम फेल्स to recognize self from non-self and starts destroying the body's own protein. These leads to some malfunctions which are called autoimmune disease. Now this immunity is known as autoimmunity. Okay. Next, the autoimmunity is caused due to the following. What are the following factors which actually cause this autoimmunity? What are the following factors that is already I have discussed, that is your genetic factors and environmental factors. अब genetic factors को discuss करते हैं. पहला है, see some individuals are genetically genetically more susceptible to developing autoimmune diseases than others. ठीक है. Next point क्या है, next important thing we need to know about this genetic factors. See, the mostly this happens, what we have just discussed about the genetic factors, autoimmunity. This mostly happens when certain genes start showing abnormalities. These genes also be these genes could be those of antibodies also. Okay. Now the T cells, in this case, the T cells receptors and this MHC genes, that is your major histocompatibility complex gene, these are also involved actually. Okay. There is a genetic factors. Next, अभी जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ना, ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सबको जानना चाहिए कि ये जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इट इज मोर कॉमन इन वुमेन देन मेन. सो ऑटोइम्यूनिटी सीम्स टू रन इन सम बेसिकली इन सम फैमिलीज. क्योंकि ये जेनेटिक है तो जेनेटिकली इफेक्ट करता है, तो फैमिलीज में ये किसी पर्टिकुलर फैमिलीज में या कुछ फैमिलीज में ये रह जाता है. नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकता है? सी disease can be manifested because of certain drugs, chemicals, pesticides, toxins. Now so these are the actually examples. So by
because of the environmental factors also, this autoimmunity can also develop, this type of disease can also develop. Okay, so examples, or like some of the examples we will discuss. So next class we'll discuss some of the examples of autoimmune disease, and also then we'll move on to the next part, that is autoimmune deficiency diseases. एग्जाम्पल जो है उसको डिस्कस करेंगे हम, बेसिक जो इम्पोर्टेंट डिजीजेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, फाइन. So then till then, take care, be safe, stay at home. Thank you.